Students, now we start movement of force और torque. What is movement of force और torque? बच्चों ध्यान से समझना, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है। किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके रोटेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। दोबारा समझो बच्चों, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। क्लियर है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा पानी की जो टंकी होती है ना, इस टाइप की तो होती है शेप में बेटा। अरे बोलो बच्चों, तो आप क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करके क्या करते हैं? रोटेट करते हो, टर्न करते हो। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्लियर है बेटा? बच्चों ध्यान से समझो, पहले क्या होता था, घरों में हम हाथ से ना चक्की से पीसते थे आटा। देखी होगी सभी स्टूडेंट्स ने। तो क्या होता था बेटा, इस तरह का ये सर्कल होता था, उसमें ऊपर का जो पार्ट होता था इसका सेंटर होता था, और यहाँ पे हैंडल लगा होता था। इसमें फोर्स अप्लाई करते थे। क्या करते थे बेटा? और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये क्या होती थी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलोंग ही तो रोटेट होता था ये। अरे बताओ बच्चों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती थी। तो बेटा टॉर्क क्या होगा? टॉर्क की दूसरी डेफिनेशन या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। टॉर्क क्या बताया मैं आपको? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। द टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ force and perpendicular distance from axis of rotation। दोबारा समझो बेटा, the torque is equal to वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों देखो, ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स के वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे बेटा? फोर्स से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स के क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर है? एक बार फिर समझो बच्चों, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इट इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे समझेंगे। इफ एंगल बिटवीन R and F is theta। तो बच्चों आपने वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हैं ना? वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता था? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B किसके इक्वल होता था बच्चों? AB sin थीटा। ये इक्वल होता था AB sin थीटा डॉट n कैप। डॉट क्या होता था? n कैप। क्लियर है बेटा? AB sin थीटा डॉट n कैप। तो ये प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे बेटा। देन टॉर्क इक्वल इसके होगा बेटा? टॉर्क इक्वल होगा बच्चों R इंटू F। R इंटू ये वैल्यू है ना, टॉर्क इक्वल क्या होगा? R इंटू F साइन थीटा और डॉट n कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड लें, क्या है बेटा? तो मैग्नीट्यूड तो विदाउट वेक्टर होता है बच्चों। मैग्नीट्यूड कैसा होता है? विदाउट वेक्टर। तो इट्स मीन जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो R F साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। n कैप क्या है बच्चों? n कैप होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। क्या होता है बेटा? 1। तो इट्स मीन टॉर्क इक्वल आ गया R F साइन थीटा। क्या आ गया बेटा? टॉर्क इक्वल R F साइन थीटा। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? आगे समझो। इसमें नेक्स्ट समझना है बेटा, इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल यूज होते हैं बेटा। जैसे जो नल होता है ना, उसका जो हैंडल होता है वो लॉन्ग लेंथ का होता है, काफी लेंथ होती है ना उसकी। तो जो नल का हैंडल होता है वो लेंथ काफी होती है, लॉन्ग लेंथ का होता है। इसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होगा बेटा, ध्यान से समझना।
टॉर्क की वैल्यू अगर ये मैक्सिमम होगा तो r इंटू एफ लिख सकते हैं हम। अरे बोलो बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 1, इट्स मीन परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा r इंटू एफ। तो बेटा इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अगर ये 12 है तो इसको अगर हम 3 इंटू 4 लिखेंगे तो 12 होगा, ये तो 12 ही रहेगा। ये तो कितना रहेगा बच्चों, 12। अगर हम इसको 6 करें तो ये कितना हो जाएगा, और इसको 2 करें तो ये 6। लेकिन जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों समझ में आ रही है बात, यहाँ समझा रहा हूँ मैं दोबारा से। टॉर्क इक्वल r इंटू एफ, अगर इसकी वैल्यू सपोज 12 है, कितनी है, तो ये तो 12 कांस्टेंट रहेगी। अगर इसकी वैल्यू को 6 करे तो ये कितना होगा, 2, इसे 2 करे तो ये 6, इसे 1 करे तो ये 12, और इसे 12 करे तो ये 1। इट्स मीन क्या है, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो जो नल का हैंडल होता है ना बेटा, वो लॉन्ग लेंथ का इसलिए रखते हैं क्योंकि लेंथ यानी डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। और कम फोर्स लगा के आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पानी को खींच सकते हैं। ऐसे जो फिट होंगे बेटा, जो डोर होते हैं इनमें जो हैंडल होता है वो दूर लगाया जाता है। हैंडल को दूर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बेटा, इसका रीजन भी होगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा, हम इजीली इसको खोल सकते हैं। ऐसे अगर तुम्हें कोई चीज एक हैवी सी ऑब्जेक्ट को उठाना है, डिस्प्लेस करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, अगर आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है तो आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घरों में, बाबा दादा जो पापा कोई भी आपके घर में होंगे, तो वे क्या करते हैं, एक मेटेलिक रोड यानी कोई आयरन रोड लेते हैं, लोहे की बड़ी सी रोड या लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा लेते हैं बेटा, उससे क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं। जहाँ 5-6 आदमी इसको डिस्प्लेस करने वाले होते हैं तो 2 ही आदमी, एक आदमी इसको आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं लॉन्ग लेंथ की एक रोड लेके। क्यों, क्योंकि लेंथ अगर ज्यादा होगी इस रोड की तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। देखा होगा ना, किसी भी चीज को सरकाते हैं ना, इंजन को, मोटर को और जनरेटर को जब रखते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं ना, एक बड़ा सा वो रोड लेंगे और उससे क्या करें, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, 1-2 ही कर देते हैं। वेट कितना ज्यादा होता है उसमें, ऐसा होता नहीं होता बेटा, तो इसका यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बेटा, एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको इसका न्यूमेरिकल करके बता रहा हूँ बेटा, एक न्यूमेरिकल समझेंगे बेटा। फोर्स की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर r इक्वल सपोज 3i कैप है, यहाँ पे j कैप है और 2k कैप है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये 2, 1, 3 इनकी जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। क्लियर है बेटा। तो हमें टॉर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल क्या होगा, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। बच्चों में आप सभी को वेक्टर प्रोडक्ट बताया था कैसे करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ऊपर रखेंगे i कैप, j कैप, k कैप। अगर नहीं भी पता है तो ध्यान से समझ लो कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, बोर्ड पे ध्यान हो, समझना है तो पूछ लेना बेटा, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, कोई भी नहीं लिखेगा। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। सबसे पहले आर वेक्टर। क्या है बच्चों, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड देखने हैं कितने हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड, बोलो बेटा, जो पहले वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड हमने रख दिया। एफ वेक्टर, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड 3 और इसका मैग्नीट्यूड 4। बेटा देखो आपको क्या करना, पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव, तीसरी पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। जब हम आई कैप को लेंगे, किसको लेंगे बेटा, आई कैप, तो इसके सामने की जो साइड, इसके नीचे की साइड को इग्नोर कर देंगे। नीचे की साइड को क्या करेंगे, ऊपर में से कोई भी एक वैल्यू लेंगे, ऊपर तो और दूसरी कोई वैल्यू नहीं लेनी है, और तो बाकी इग्नोर रहेगा। इसके नीचे वाली साइड को इग्नोर कर देंगे। तो आई कैप को लिया तो ये इग्नोर हो गया बेटा, ये इग्नोर हो गए तो कितनी डिजिट बच गई यहाँ पे, 4 डिजिट। और जब 4 डिजिट बचेगी तो आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है बच्चों, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से राइट साइड से स्टार्ट करना है, नीचे से राइट साइड से। तो नीचे से राइट साइड से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 4 की 1 से क्रॉस प्रोडक्ट, और जब इसकी इससे प्रोडक्ट कर लिया, बीच में निगेटिव साइन आना है सभी में, बीच में क्या आएगा, निगेटिव साइन। तो 2 बातें याद रखना बेटा, नीचे से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, नीचे से राइट साइड से, और बीच में सभी में निगेटिव साइन आएगा। तो बेटा देखो सबसे पहले हमने आई कैप को रखा, तो इसको इग्नोर कर दिया और ऊपर वाले साइड इग्नोर, तो ये 4 डिजिट बच गए। तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई, और बीच में निगेटिव साइन,
3 की 2 से मल्टीप्लाई 6। क्लियर है बेटा? अरे बताओ बच्चों। और इसके बाद में निगेटिव जे कैप कैसा होगा बेटा? निगेटिव जे कैप। अब जे कैप को लिया तो इसके सामने की साइड को इग्नोर कर दिया, तो 2 डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे? राइट साइड से। 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, निगेटिव 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, पॉजिटिव के कैप, पॉजिटिव इनटू, इसको इग्नोर किया इसको, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई, निगेटिव 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, तो निगेटिव 6 पॉजिटिव 4, कितने रह गए बेटा? निगेटिव 2 आई कैप, 12 से 4 का डिफरेंस 8, निगेटिव 8 जे कैप, 9 से 2 का डिफरेंस 7, पॉजिटिव 7 के कैप, पॉजिटिव 7 के कैप। ये आंसर है। क्लियर बेटा सभी को? अरे बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आपको सबसे पहले क्या करना है? ये मोड का साइन लगाना है बेटा। डिटरमिनेंट आप इसमें मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे आप इसे, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, और बेटा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये साइन रख लेना इनके ऊपर। सबसे पहले आपने आई कैप लिया, कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है बेटा? तो जब आई कैप लिया, इसके नीचे वाली साइड को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? तो इसको इग्नोर करके 4 डिजिट बच गए। तो जब 4 डिजिट होगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। कैसे मल्टीप्लाई करनी है बच्चों? क्रॉस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से, नीचे से। तो राइट साइड में नीचे क्या है? 4, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, बीच में निगेटिव साइन आएगा सभी में, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, इसके बाद निगेटिव जे कैप को रखा बेटा, तो अब ये 2 डिजिट, ये 2 ये नीचे से राइट साइड से, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, निगेटिव 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, और पॉजिटिव में के कैप, तो के कैप को लिया, इसको इग्नोर किया, ये इग्नोर किया, तो ये 4 डिजिट रह गई बेटा, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, निगेटिव 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, तो 4, निगेटिव 6, निगेटिव 2 आई कैप, 12 निगेटिव 4, 8, निगेटिव 8 जे कैप। क्लियर बेटा? और 9 निगेटिव 2, पॉजिटिव 7 के कैप। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? एक क्वेश्चन और मैं इसी तरह का समझाता हूँ आपको बेटा। इस बार हम वैल्यू कुछ पॉजिटिव एंड कुछ निगेटिव रखेंगे यहाँ पे। आप ऐसे समझो बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप पॉजिटिव 4 के कैप, वेक्टर एफ इक्वल 3 आई कैप निगेटिव 2 जे कैप पॉजिटिव 3 के कैप। ये वैल्यू हमें इसमें गिवन है बेटा, तो हमें फाइंड करना है टोल। कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, फॉर्मूले में क्या होता है? आर क्रॉस एफ। क्या होता है बेटा? तो आर का मैग्नीट्यूड, आई से पहले कितना है? 2, जे से पहले बेटा क्या इसमें जे टर्म है? जे की टर्म नहीं है, इट्स मीन इसका मैग्नीट्यूड 0। जो टर्म नहीं है उसका मैग्नीट्यूड क्या रखना है बेटा? क्लियर बेटा आप सभी को? समझ में आई बात? आगे समझो बेटा, के का मैग्नीट्यूड 4, आई का मैग्नीट्यूड 3, जे का मैग्नीट्यूड 2 निगेटिव 2, और के का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव 3। क्लियर सभी को? आगे देखो, आई कैप, इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? 3 की 0 से मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा? क्या समझना है बच्चों? बता देना बेटा मुझे वहीं पे। ठीक है? 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, निगेटिव 2 की 4 से मल्टीप्लाई निगेटिव पॉजिटिव। क्लियर बेटा? समझ में आई बात? अब क्या रखेंगे? निगेटिव जे कैप। क्लियर? इनटू, इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, निगेटिव 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12, पॉजिटिव के कैप, पॉजिटिव क्या है बच्चों? इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर, तो निगेटिव 2 की पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई निगेटिव 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0। क्लियर बेटा सभी को? क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे समझो बच्चों, 0 प्लस 8 आई कैप, 6 निगेटिव 12, निगेटिव 6, निगेटिव, और निगेटिव 6 की निगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव 6 के कैप, निगेटिव 4 की से मल्टीप्लाई तो निगेटिव 4 के कैप। आंसर कर सकते हो बेटा? क्लियर है? मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको करके भी लिख देता हूँ, आप बाद में होमवर्क बाद में नोट कर लेना। आराम से 4 के कैप, वेक्टर एफ इक्वल 2i निगेटिव 2j प्लस 2 के कैप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप निगेटिव 3 जे कैप, वेक्टर एफ इक्वल
2i प्लस 3j। ये 2 क्वेश्चंस आप नोट करेंगे, घर से सोल्व करेंगे बेटा, इसको बाद में नोट कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके बेटा। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बेटा बिल्कुल सिमिलरली क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और इक्वल होता है डेल्टा टी और इनटू ऊपर क्या होता है डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा सभी स्टूडेंट्स को? अरे बताओ बच्चों, इससे पहले आपको लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी कितने स्टूडेंट्स को पता है क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो बेटा बैठ जाओ, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर होता है ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए वेक्टर which represent the position and direction of an object। दोबारा समझो, a vector which represent the position and direction of an object is called position vector। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? इसके बाद है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा द एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर, द एंगल रोटेटेड बाय एट सर्कुलर पाथ, the angle rotated by position vector at circular path is called angular displacement, is called angular displacement। क्लियर है बेटा? the angle rotated by position vector at circular path is called angular displacement। it is denoted by delta theta, या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सपोज डेल्टा टाइम में डेल्टा थीटा एंगल को रोटेट कर रहे हैं और बेटा इसकी रेडियस क्या है आर। तो बच्चों एंगल इक्वल तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है आर अपॉन रेडियस, और ये आर सपोज डेल्टा एस है, तो यहाँ से डेल्टा थीटा इक्वल हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर। पढ़े है ना बेटा? तो आपको आप सभी ने एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होगा बेटा, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है बच्चों? वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ is called angular velocity, is called angular velocity। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बेटा जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं, कौन सी वैल्यू बेटा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, then we take limit delta t tends to 0, then we take limit from delta t tends to 0। जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालते हैं बच्चों तो डेल्टा t tends to 0 पर लिमिट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? लिमिट। और लिमिट का बस दो रोल होते हैं यहाँ पे, एक तो एवरेज का साइन हट जाएगा और डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? टी में। तो ओमेगा इक्वल क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। और इसका यूनिट क्या होगा? एंगल का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड। ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा
और एक रिलेशन स्टैब्लिश कराया था बच्चों में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। बस इसका फॉर्मूला देखो, मैं आपको बता रखा है और उसमें देख लेना बुक में, नोट्स में बेटा ना आपको पढ़ाया था। ये होता है v इक्वल r ओमेगा। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे थे इसको देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। What is angular acceleration? Angular acceleration होता है बेटा the rate of change in angular velocity. The rate of change in angular velocity is called angular acceleration. क्या बता एक बार रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स? The rate of change in angular velocity is called angular acceleration. क्लियर सभी को? कोई प्रॉब्लम बेटा? बच्चों सभी को क्लियर है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। सभी को क्लियर है बेटा? क्लियर सभी को? एक बार देखो, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अल्फा बार इक्वल हो गया बेटा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और जब भी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कोई भी वैल्यू इंस्टेंटेनियस निकालते हैं बच्चों, तो उसके लिए एवरेज का साइन हट जाएगा और डेल्टा किसमें कन्वर्ट होगा? डी में। तो अल्फा इक्वल हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन, इसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, बोलो बेटा। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, कैसे एस्टैब्लिश करेंगे बेटा? देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए तो होता है बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है डी वी अपॉन डी टी। क्या होता है बेटा? डी वी अपॉन डी टी। क्लियर है बच्चों? तो देखो बेटा, इसको डेराइव करते हैं। we know that angular acceleration, we know that angular acceleration, और angular acceleration का क्या फॉर्मूला आया था बच्चों में? अल्फा इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी। अल्फा इक्वल क्या आया था बेटा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंड we know that v इक्वल आर ओमेगा, v इक्वल आर ओमेगा पढ़ाया फॉर्मूला आपने, v इक्वल आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ गया बेटा? v अपॉन आर। ओमेगा इक्वल v अपॉन आर। दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, और इसमें पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल डी इनटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है? v अपॉन आर, और अपॉन में dt, अपॉन में क्या है बेटा? क्लियर है? ये 1 अपॉन आर तो बाहर रखा है इससे, और कितना रह गया? dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। बोलो बेटा क्लियर है क्या? अल्फा इक्वल 1 अपॉन आर एंड dv अपॉन dt, dv अपॉन dt इक्वल लीनियर एक्सेलरेशन। किसके इक्वल होगा बच्चों? ये लीनियर एक्सेलरेशन ए। तो बेटा ये r डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से a इक्वल हो जाएगा r इंटू अल्फा, r इंटू अल्फा। This is the relation between angular acceleration and linear acceleration. Clear सभी स्टूडेंट्स को? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो बच्चों, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होगी बेटा? इक्वेशंस ऑफ कौन सी है बेटा? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो बच्चों ध्यान से देखना बेटा, इन लीनियर लीनियर मोशन, और यहाँ पे लिखेंगे रोटेशनल मोशन। क्या लिखेंगे बेटा? रोटेशनल मोशन। ठीक है? इसमें एक्सेलरेशन क्या बेटा? एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा ए। क्या होगा बेटा? ए। और रोटेशनल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी,
और इनिशियल वेलोसिटी होगी बच्चों इसमें यू, क्या होगी बेटा यू, और इसमें होगी ओमेगा नॉट, क्या होगी बेटा ओमेगा नॉट। फाइनल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी बेटा फाइनल वेलोसिटी, और इसमें फाइनल वेलोसिटी होती है v, और इसमें होगी बेटा ओमेगा, क्या होगी बच्चों ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट, क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है s और इसमें होता है थीटा, क्योंकि इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा। देन जो लीनियर मोशन में इक्वेशंस होती है, फर्स्ट इक्वेशन है बेटा v इक्वल u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों v इक्वल u प्लस at। तो लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन में क्या होगी बेटा v की जगह प्लेस करेंगे, v के लिए आ गया ओमेगा, u के लिए क्या प्लेस करेंगे बेटा ओमेगा नॉट प्लस a के लिए अल्फा और इनटू t। तो ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड इक्वेशन होती है लीनियर मोशन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेशन होगी s की वैल्यू क्या पुट करेंगे u की वैल्यू ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 और a की वैल्यू क्या पुट करनी बेटा अल्फा और इनटू t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल क्या होती है u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें क्या होगी बेटा v की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा प्लस 2 अल्फा थीटा। क्लियर है बेटा। ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखनी है और इन इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कर लोगे आप? कोई प्रॉब्लम है बेटा? आगे समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगुलर मोमेंटम। क्या बेटा नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखो बेटा क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है जिसका भी मोमेंटम निकालना होता है बच्चों, उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स था तो फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी बेटा। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो लीनियर मोमेंटम में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। लीनियर मोमेंटम में क्या करेंगे बच्चों डिस्टेंस से, और कौन सी डिस्टेंस से फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो डिस्टेंस कहाँ से है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे एंगुलर मोमेंटम की क्या डेफिनेशन होगी। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एक बार और समझो बच्चों, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या डेफिनेशन है बेटा। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय एल, इट इज डिनोटेड बाय एल से भी इसको डिनोट करते हैं, जे से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है बेटा, एल लिख लो या जे लिख लो। क्लियर है बेटा। इट इज डिनोटेड बाय एल। दोबारा समझो, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय एल। और मोमेंट कैसे निकाल लेंगे लीनियर मोमेंटम में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। क्लियर है बेटा। अरे बताओ बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से एल वेक्टर इक्वल आर वेक्टर और पी वेक्टर। क्लियर है बेटा, कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक नोट करना है आपको। ओके बच्चों।